हाँ जी, देखो इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे अपन। कंपोनेंट्स में पीपल अपन कंप्लीट पढ़ चुके। कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में अपन ने दो पढ़े हैं कंपोनेंट्स। एक अपन ने पढ़ा है हार्डवेयर, एक अपन ने पढ़ा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का अपन सारे फंक्शंस पढ़ चुके, इनपुट लेना, प्रोसेसिंग करना, स्टोरेज एंड आउटपुट। सॉफ्टवेयर भी दो तरीके के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अपन ये कंप्लीट पढ़ चुके। थर्ड जो कंपोनेंट था अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम का, दैट इज डेटा। थर्ड कंपोनेंट क्या था? डेटा। आज अपन इस डेटा के बारे में ही पढ़ेंगे कि ये डेटा क्या होता है क्या नहीं, सब कुछ अपन इसके बारे में ही पढ़ेंगे। डेटा, डेटा क्या होता है आपको पता है? डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, जो मीनिंगलेस, मीनिंगलेस जो चीजें होती हैं उनको डेटा कहते हैं। डेटा में मीनिंग डालकर उसको क्या बनाया जाता है? इंफॉर्मेशन बनाया जाता है। डेटा में कोई ना कोई मीनिंग डालकर उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। अब ये जो डेटा होता है ये भी दो तरीके का हो सकता है, क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा। आपका ये जो डेटा है ये भी दो तरीके का हो सकता है, क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा। वैशाली लाइन पे हो क्या? वैशाली यस मैम। अब बेटा कुछ बताओगे क्वांटिटेटिव डेटा या क्वालिटेटिव डेटा का मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव तो जिस मतलब न्यूमेरिकल डेटा होते हैं, क्या क्वांटिटी मतलब? न्यूमेरिकल डेटा होते हैं जो जिसको हम न्यूमेरिकल, काउंट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है। और क्वालिटी मतलब? इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव डेटा होता है, मतलब ये एट्रीब्यूट्स आते हैं इसमें। क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सकता है उन चीजों को क्वांटिटी कहते हैं। जिनको मेजर किया जाता है, कोई कैलकुलेशन का जो रिजल्ट होता है उसको अपन क्या कहते हैं? क्वांटिटी कहते हैं। जिसको अपन काउंट कर सकते हैं उसको क्वांटिटी कहते हैं। जिस चीज को आप मेजर नहीं कर सकते उसको अपन क्वालिटी कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटी है लाइक केजी, रुपीज। आप इन चीजों को क्वांटिटी कह सकते हो कि आप कोई कह रहे हो मैंने 5 kg मिल्क खरीदा, मेरे पास 7000 रुपीज है, आप क्वांटिटी है उनको मेजर कर सकते हो। अगर मैं कह दूं माई लकी नंबर इज 4, अगर मैंने ऐसा कह दिया तो क्या ये क्वांटिटी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू 4 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है, पर क्या ये क्वांटिटी है? नहीं, ये क्वालिटी है। ये क्वालिटी है क्योंकि यहाँ पे आपने उसको उसका एट्रीब्यूट, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है आपने कि आपका लकी नंबर है 4, आप इसको मेजर नहीं कर सकते, इसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। तो क्वांटिटी मतलब जिन चीजों को अपन मेजर कर सकते हैं, क्वालिटी मतलब जिन चीजों को आप मेजर नहीं कर सकते। आपको पता है दो तरीके का डेटा होता है। डेटा में जब आप मीनिंग डाल देते हो, डेटा में जब आप मीनिंग डाल देते हो तो क्या बन जाती है? उससे आपकी इंफॉर्मेशन बन जाती है। डेटा में मीनिंग डाल देते हो इंफॉर्मेशन हो जाती है। इंफॉर्मेशन को जब आप अच्छे से कंज्यूम करते हो तो वो आपके लिए किस में कन्वर्ट हो जाती है? नॉलेज में कन्वर्ट हो जाती है। इंफॉर्मेशन को अगर अपन अच्छे से यूटिलाइज करते हैं तो वो मेरे लिए किसमें कन्वर्ट हो जाती है? नॉलेज। नॉलेज की हेल्प से आप डिसीजन ले सकते हैं बिजनेस में। नॉलेज की हेल्प से आप बिजनेस में कुछ ना कुछ आपकी जो पॉलिसीज अगर आपको बनानी है तो पॉलिसीज आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है। देन अगर आपको पास नॉलेज भी है और अगर आप किसी सब्जेक्ट के बारे में बहुत थॉरली जानते हैं, बहुत डीपली जानते हैं, तो उस चीज को अपन क्या कह देते हैं? विजडम कह देते हैं। ये कोई याद नहीं करना, कोई एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा ये जो मैं बता रही हूँ। ये सिर्फ ऐसे ही मैं नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ। डेटा में मीनिंग डालते हो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। इन्फॉर्मेशन को आप यूटिलाइज कर नॉलेज में क्रिएट कर सकते हो। और नॉलेज के साथ अगर आपको उस चीज के बारे में थॉरली नॉलेज है, मतलब नॉलेज भी कैसी है? थॉरो नॉलेज है। थॉरो मतलब बहुत डीप नॉलेज है किसी चीज की, तो उस चीज को अपन क्या कह सकते हैं? उस चीज को अपन विजडम कह सकते हैं। अब पढ़ेंगे अपन एक्चुअल, जो आप लोगों को एक्चुअली याद भी करना है, एक्चुअल चीज अब पढ़ेंगे अपन। डेटाबेस, डेटाबेस, डेटाबेस। कोई बताएगा मुझे डेटाबेस का मतलब क्या होता है? किसी को आइडिया है? हैंड रेज करके बताओ।
किसी को आइडिया है डेटाबेस का मतलब क्या होता है? हैंड रेस कीजिए। आयुषी, रूमटा, कुछ बताओगे बेटा डेटाबेस का मतलब क्या होता है? मैम नहीं पता। एकांश बताओ बेटा डेटाबेस का मतलब क्या होता है? मैम डेटाबेस का मतलब एक कलेक्शन डेटा का, एक पर्टिकुलर फील्ड के डेटा का मतलब कलेक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड। कलेक्शन ऑफ डेटा इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, एक तरीके से डेटा को इकट्ठा करना, उस चीज को क्या कह देते हैं? डेटाबेस कह देते हैं। एक तरीके से सारा डेटा को इकट्ठा करना, उसको अपन डेटाबेस कह देते हैं। जैसे आप लोग आईपीसीसी के हो, आईपीसीसी के बच्चे हो, मुझे आईपीसीसी के आप लोगों का डेटा इकट्ठा करना है, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, ये सारी चीजें इकट्ठी करनी है। तो आईपीसीसी के स्टूडेंट्स का डेटा मैंने एक पेपर में या तो टेबल में, कंप्यूटर में एक टेबल बना दी, उस टेबल में स्टोर कर रही हूँ कि ये बच्चे किसके हैं? आईपीसीसी के हैं। और यहाँ पे मैंने सब लिख दिया, आपका नाम, आपका फोन नंबर, मदर्स नेम, फादर्स नेम एक्सेट्रा, आपका ग्रुप या जो भी है, सारी डिटेल्स लिख दी। तो खूब सारे डेटा को इकट्ठा किया एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। ऑर्गेनाइज मतलब एक तरीके से आपने इतने सारे डेटा को इकट्ठा कर रखा, उस चीज को क्या कह देते हैं? डेटाबेस कह देते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में डेटा को रखना। एक डेटाबेस में एक ही तरीके का डेटा रखा जा सकता है, रिलेटेड डेटा ही रखा ज्यादातर अपन एक डेटाबेस में रिलेटेड डेटा ही रखते हैं, अनरिलेटेड डेटा के लिए दूसरा डेटाबेस बना देते हैं। अगर मैंने एक डेटाबेस बना रखा है स्टूडेंट का, तो वहां पे मैं स्टूडेंट्स की डिटेल लिख रही हूँ, लाइक आईपीसीसी के बच्चे हैं कि फाउंडेशन के बच्चे हैं कि फाइनल के बच्चे हैं। और एक मेरा बिजनेस चलता है, मेरी दुकान चलती है, वहां पे स्टॉक जो है उसकी प्राइस, जो भी सामान है उसकी प्राइस। तो स्टॉक प्राइस और स्टूडेंट दो अलग अलग बातें हैं, दोनों बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते। तो एक डेटाबेस तो आप बनाओगे स्टूडेंट के लिए और एक डेटाबेस आप बनाओगे स्टॉक प्राइस के लिए। तो डेटाबेस के अंदर, एक डेटाबेस के अंदर रिलेटेड तरीके का डेटा ही रखा जाता है ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। अगर आपको किसी और तरीके का डेटा को और मैनेज करना है तो उसके लिए आपको दूसरा डेटाबेस बनाना चाहिए। अब ये जो डेटाबेस होता है ये सिर्फ कंप्यूटराइज होता है क्या? नहीं, आप फाइल्स में भी डेटा को स्टोर कर सकते हो और आप कंप्यूटर में भी पूरे के पूरे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। फाइल्स, अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने कभी मेरा एक फॉर्म भरा है नहीं भरा। एक फॉर्म है प्रोफेशनल हब का, कि जो बच्चे प्रोफेशनल हब में एडमिशन लेते हैं उनसे एक इंक्वायरी फॉर्म भरवाया जाता है प्रोफेशनल। उस इंक्वायरी फॉर्म में आपका नाम, आपका फादर्स नेम, आप क्या करना चाहते हैं, ये सब लिखा जाता है। तो ऑन पेपर मैंने आप लोगों से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की और ऑन पेपर ही उसको स्टोर करके रखी। एक फाइल बनाई मैंने, उस पे लिख दिया आईपीसीसी के बच्चों की फाइल है ये। एक फाइल बनाई फाउंडेशन की, उसमें मैंने लिख दिया ये फाउंडेशन के बच्चों की फाइल है। एक फाइल मैंने बनाई, उसमें मैंने लिख दिया ये फाइनल के बच्चों की फाइल है। तो फाइल्स में भी डेटा को स्टोर कर सकते हो। आजकल जमाना कंप्यूटर का है, अब सब लोग सारी चीजें कहाँ स्टोर करने लगा है? कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में भी आप अपना सारा डेटा स्टोर कर सकते हो। जैसे आप लोगों ने कभी नाम सुना है नहीं सुना, MS एक्सेस एक सॉफ्टवेयर होता है। जो आपने MS ऑफिस पढ़ा है, MS ऑफिस में एक सॉफ्टवेयर होता है MS एक्सेस। यहाँ पे डेटा को टेबल की फॉर्मेट में आसानी से स्टोर कर सकते हो। एक होता है SQL, ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर्स हैं। ये किस चीज के लिए सॉफ्टवेयर्स हैं? डेटाबेस को बनाकर रखने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनका नाम है SQL। एक और सॉफ्टवेयर होता है ओरेकल। तो आप कंप्यूटर में पूरी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हो, आपने कंप्यूटर में ही टेबल बना दी और उसमें आप लिख रहे हो कि ये आईपीसीसी का है, ये फाउंडेशन का है, ये फाइनल का है, एंड सो ऑन एक्सेट्रा। तो आप डेटाबेस जो है वो फाइल का डेटाबेस भी हो सकता है और कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस भी हो सकता है। फाइल्स का मतलब आप ऑन पेपर सारी की सारी चीजें, कलेक्शन ऑफ डेटा, जितना भी डेटा आपके पास है रिलेटेड तरीके का, वो फाइल्स में स्टोर कर सकते हो। और उन्हीं सारे डेटा को अपन कंप्यूटर वाइज भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये होता है आपका डेटाबेस, जहां पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन, सारा डेटा इकट्ठा होता है। उस चीज को, रिलेटेड तरीके का डेटा इकट्ठा होता है ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, उस चीज को अपन क्या कह देते हैं? डेटाबेस कह देते हैं। देन DBMS, DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर में जो डेटा को आप मैनेज करते हो, कंप्यूटर में जो डेटाबेस को मैनेज करते हो,
उस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं, उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है? डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है। इनसे अपन क्या कर सकते हैं? आप किसी भी डेटाबेस को, जो डेटाबेस है जहां पे आप डेटा रखोगे, उस डेटाबेस को आप क्रिएट भी कर सकते हो, उस डेटाबेस को आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की हेल्प से अगर अपन को कोई डेटाबेस बनाना है तो उनकी हेल्प से अपन आसानी से कोई डेटाबेस बना सकते हैं। जैसे डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है लाइक एसक्यूएल। एसक्यूएल अगर आपके कंप्यूटर में है तो आप डेटाबेस बना सकते हो। ओरेकल, एमएस एक्सेस, इनसे अपन क्या कर सकते हैं? डेटाबेस को क्रिएट और मैनेज कर सकते हैं। इनसे, इन सॉफ्टवेयर से अपन डेटाबेस को क्या कर सकते हैं? क्रिएट भी कर सकते हैं और डेटाबेस को अपन मैनेज भी कर सकते हैं। लाइक अगर मेरे पास एसक्यूएल है तो मैं डेटाबेस बना रही हूँ, एक डेटाबेस वन। डेटाबेस वन के अंदर मैं आईपीसीसी की एक टेबल बना रही हूँ, एक टेबल है मेरे पास आईपीसीसी की, एक टेबल है मेरी फाउंडेशन की, यहाँ पे रिलेटेड तरीके का डेटा डाल दिया। एक है डेटाबेस टू। डेटाबेस टू के अंदर मैं मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड डेटा डाल दूं। मेरी पर्सनल मतलब मेरे रिलेटिव्स कौन है, कहाँ रहते हैं, उसकी मैंने एक टेबल बना के डाल दी। मेरे फ्रेंड्स कौन कौन है, कहाँ रहते हैं, उसकी एक टेबल बना के डाल दी। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन और स्टूडेंट्स की डिटेल, ये दो अलग अलग बातें थी बेटा, एक ही बात नहीं थी ये दोनों। तो रिलेटेड तरीके का डेटा तो एक डेटाबेस में आ गया और दूसरे तरीके का डेटा दूसरे डेटाबेस में आ गया। ये दोनों डेटाबेस आपने किसकी हेल्प से बनाए? या तो एसक्यूएल या ओरेकल या एक्सेस की हेल्प से आपने बनाए। ये एसक्यूएल, ओरेकल, एक्सेस है क्या? ये डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, डेटाबेस को मैनेज करने के सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी हेल्प से मैं इस डेटाबेस को क्रिएट भी कर सकती हूँ। अगर मुझे एक और डेटाबेस बनाना है तो मैं एक और डेटाबेस यहाँ पे बना सकती हूँ, उसमें कितनी भी टेबल्स मैं डाल सकती हूँ। तो उनको क्रिएट करना और उनको मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका नाम क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इन सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से, डीबीएमएस की हेल्प से आप क्या क्या काम कर सकते हो? आप क्या क्या काम कर सकते हो? आपको कोई नई फाइल को ऐड करना है तो आप आसानी से कर सकते हो। फाइल का मतलब कंप्यूटर में टेबल होता है, फाइल का मतलब टेबल। आईपीसीसी फाउंडेशन, मुझे एक फाइल और बनानी है, मैं सीएस के स्टूडेंट्स भी पढ़ाने लग गई तो मुझे सीएस की फाइल और बनानी, मैं बना सकती हूँ, टेबल बना सकती हूँ। तो इजीली मैं कोई नई फाइल को ऐड कर सकती हूँ। अगर किसी फाइल को मैं डिलीट करना चाहती हूँ तो मैं डिलीट भी कर सकती हूँ फाइल को। अब मेरे को फाउंडेशन का कोर्स हटाना है तो मैं इस टेबल को डिलीट भी कर सकती हूँ। आप ऐड कर सकते हो नई फाइल को, आप डिलीट कर सकते हो नई फाइल को, आप इंसर्ट कर सकते हो डेटा को फाइल में। डेटा को फाइल में इंसर्ट करना मतलब आईपीसीसी में पहले मैंने 20 बच्चों की एंट्री डाल रखी थी, अब मुझे 21, मेरे पास एक बच्चा और जुड़ गया तो उसकी मैं एंट्री डाल सकती हूँ उस फाइल में? हाँ, मैं एंट्री लिख सकती हूँ उसमें। तो मेरे को एसक्यूएल हेल्प करेगा, आप इंसर्ट कर सकते हो डेटा को फाइल के अंदर। आप मॉडिफाई कर सकते हो, मॉडिफाई चेंजेस करने। जो बच्चा फाउंडेशन में था वो क्लियर होकर आईपीसीसी में आ गया तो मुझे उसको चेंजेस करने हैं, मुझे उसका स्टेटस अब फाउंडेशन हटाकर आईपीसीसी करना है। तो मॉडिफाई या अपडेशन, आप अगर कोई डेटा को अपडेट करना चाहते हैं या मॉडिफाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इंसर्ट कर सकते हैं डेटा को, मॉडिफाई कर सकते हैं डेटा को, डिलीट कोई डेटा को करना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। आपको कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड हटाना है, पहले वो पढ़ रहा था मेरे पास पर उसने बीच में छोड़ दिया, वो मेरे पास नहीं पढ़ रहा बच्चा, तो उसका डेटा मैं डिलीट भी कर सकती हूँ, उसका रिकॉर्ड मैं डिलीट भी कर सकती हूँ। एंड इसकी हेल्प से आप डेटा को रिट्राइव भी कर देख सकते हो। रिट्राइव मतलब निकाल कर देखना। ये पूरी टेबल बनी हुई है आईपीसीसी की डेटाबेस के अंदर। मुझे देखना है इनमें से कितने बच्चे हैं जो प्रॉपर झुंझुनू को बिलोंग करते हैं। मुझे क्या करना है, मैंने टेस्ट लिया, मुझे आप लोगों की कॉपीज चेक करनी है। तो मैंने कहा जो जो झुंझुनू से बिलोंग करता है वो कॉपी भिजवा देना ऑफिस में, पर आप लोगों ने नहीं भिजवाई। आप लोगों को लगा कि मैडम को क्या पता चल रहा है हम झुंझुनू के हैं नहीं, हम तो कॉपी नहीं भिजवाएंगे टेस्ट के लिए। मैंने मेरा डेटाबेस में पूरा स्टोर कर रखा है, आपका सारा एड्रेस लिख रखा है। तो मैंने लिखा, मैंने सेलेक्ट किया सिटी सेलेक्ट किया, मैंने कहा जितने बच्चे झुंझुनू के हैं उनका नाम सामने आ जाए। मेरे पास आ गया नाम सामने, मेरी स्क्रीन पे 10 लोग दिख गए। अब मुझे पता है ये लोग झुंझुनू के हैं, मैं उन 10 को कहूंगी आप अपनी कॉपीज मुझे ऑफिस में भिजवा देना। तो रिट्राइव करना, कोई डेटा को अगर आपको निकाल कर देखना है तो उस डेटा को आप निकाल कर भी आसानी से देख सकते हैं।
समझ में आया? तो क्या क्या काम कर सकते हैं अपन? डीबीएमएस क्या होता है? डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, कोई भी डेटाबेस को क्रिएट भी कर रहे हैं, उसको मैनेज भी कर पा रहे हैं हम। यहाँ पे आप क्या, आप कोई नई फाइल को ऐड करना चाहते हो, कर सकते हो। कोई एग्जिस्टिंग फाइल को डिलीट करना चाहते हो, कर सकते हो। कोई डेटा डालना चाहते हो, डाल सकते हो। उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हो, कर सकते हो। डिलीट करना चाहते हो, कर सकते हो। और उसमें से कुछ अगर आप निकाल कर देखना चाहते हो तो वो भी आप आसानी से निकाल कर देख सकते हो। तो ये सारे काम डीबीएमएस, ये सारी फैसिलिटीज डीबीएमएस अपन को प्रोवाइड करवाता है। ये सारी फैसिलिटीज डीबीएमएस आपको देता है कि आप ये सारे काम कोई भी डेटाबेस पे कर सकते हैं। नई फाइल को ऐड करना, पुरानी फाइल को डिलीट करना, डेटा को डालना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना और उसको रिट्राइव कर कर देखना। रिट्राइव मतलब उसको निकाल कर देखेंगे। अपन को कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो अपन उसको गेट कर कर रिट्राइव कर कर देख सकते हैं। उस पूरे डेटाबेस में से अपन उसको निकाल कर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे। पहले एक कंसेप्ट समझाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले अपन एक कंसेप्ट समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये एक टेबल है, ठीक है। इसमें ये एक टेबल है, रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें ये जो नेम है और ये जो एज है, ये क्या है बेटा? कॉलम्स। कॉलम्स डीबीएमएस में जो कॉलम्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? फील्ड्स बोला जाता है। मतलब डीबीएमएस में जो कॉलम्स होते हैं उनको फील्ड बोला जाता है। तो डीबीएमएस में ये एक फील्ड हो गई और ये एक फील्ड हो गई। जो कॉलम्स होते हैं उनको फील्ड बोला जाता है। जो रोज होती हैं डीबीएमएस में, जो रोज होती हैं उनको क्या बोला जाता है? रिकॉर्ड बोला जाता है। जो रो है आपकी, एक रो ये वाली है, एक रो आपकी ये वाली है, तो इसको आप क्या कहोगे? रिकॉर्ड कहोगे। तो क्या मैं रिकॉर्ड को बोल सकती हूँ कलेक्शन ऑफ फील्ड? रिकॉर्ड को क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ? कलेक्शन ऑफ फील्ड। एक रिकॉर्ड, मैं अब आगे से कहीं भी रिकॉर्ड वर्ड काम में लेती हूँ, इसका मतलब मैं क्या बोल रही हूँ? रो के बारे में बात कर रही हूँ। तो रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को अपन कलेक्शन ऑफ फील्ड कह सकते हैं। हाँ, रिकॉर्ड को अपन कलेक्शन ऑफ फील्ड्स कह सकते हैं। जो ये फर्स्ट रिकॉर्ड है, फर्स्ट रो है, इसमें 2 फील्ड्स आई, ए और 20, तो इसको अपन कलेक्शन ऑफ फील्ड कह सकते हैं। यहाँ पे जो फाइल होती, यहाँ पे जो टेबल होती है उसको क्या बोला जाता है? फाइल बोला जाता है। डीबीएमएस में जो टेबल होती है उसको फाइल बोला जाता है। ये पूरी टेबल है आपके पास, तो इस टेबल को आप क्या बोल सकते हो? फाइल बोल सकते हो। क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ फाइल को कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, कि एक फाइल जो होती है वो बाकी सारे रिकॉर्ड्स का कलेक्शन होती है? हाँ, मैं बोल सकती हूँ। ये जो फाइल है ये रोज का कलेक्शन है। रिकॉर्ड को कलेक्शन ऑफ फील्ड बोला जाता है, फाइल को कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स बोला जा सकता है, और फील्ड्स मतलब क्या होता है? कॉलम्स। ये तो टेबल एक है। सपोज एक और टेबल है जिसमें आपने लिख रखा है लाइक अकाउंट का नंबर और उस बंदे का नाम। अकाउंट का नंबर आपका 101, 102, 103, बंदे का नाम है CDE। ये एक टेबल और है। आपको समझ में आ गया? कॉलम मतलब फील्ड, रिकॉर्ड मतलब रो, एंड फाइल मतलब टेबल। अब ये दोनों एक ही डेटाबेस में टेबल है, तो कलेक्शन ऑफ फाइल, ये दोनों फाइल्स की जो कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ फाइल को क्या मैं डेटाबेस बोल सकती हूँ? हाँ, मैं बोल सकती हूँ। तो डेटाबेस का मतलब क्या हुआ? डेटाबेस का मतलब कलेक्शन ऑफ फाइल। इसके अंदर ये टेबल और ये टेबल है, तो ये दोनों मिलाकर एक ही डेटाबेस में आप स्टोर करोगे। टेबल 1 और टेबल 2 दोनों चीजें आप कहाँ स्टोर करोगे? एक ही डेटाबेस में, अगर वो एक दूसरे से रिलेट करती है। तो फील्ड का मतलब क्या होता है? कॉलम्स। रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? रोज। फाइल का मतलब क्या होता है? टेबल। और कलेक्शन ऑफ फाइल्स को ही अपन क्या कह सकते हैं? डेटाबेस कह सकते हैं। ये सिर्फ नाम याद रखना है। फील्ड का मतलब कॉलम, रिकॉर्ड का मतलब रो, फाइल का मतलब टेबल, और डेटाबेस का मतलब जो रिलेटेड फाइल्स होंगी। मतलब एक डेटाबेस के अंदर एक से ज्यादा टेबल हो सकती हैं, तो जो रिलेटेड फाइल्स होंगी उनका कलेक्शन को अपन क्या कह देते हैं? डेटाबेस कह देते हैं। देन अब अपन पढ़ेंगे डेटाबेस मॉडल्स। डेटाबेस मॉडल्स,
डेटाबेस मॉडल्स में अपन क्या पढ़ेंगे, लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। जो आप डेटाबेस बना रहे हो, जैसे मैंने अभी टेबल की फॉर्म में आपको दिखाया कि नेम और एज, टेबल की फॉर्म में पूरा डेटाबेस को मैंने स्टोर किया। जो मैंने मेरा डेटा को सेव किया वो किस फॉर्म में सेव किया, टेबल की फॉर्म में। तो लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस का कैसा स्ट्रक्चर है या रिकॉर्ड्स किस तरीके से डेटाबेस में अरेंज्ड है, रिकॉर्ड्स या फाइल्स जो हैं वो डेटाबेस में किस तरीके से अरेंज की हुई हैं, ये सारी बातें अपन किसके अंदर पढ़ेंगे, डेटाबेस मॉडल्स के अंदर। डेटाबेस मॉडल मतलब जो आप डेटा रख रहे हो उसको रखने का आपका तरीका क्या है, आप जो भी कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर कर कर सेव कर रहे हो उसको सेव करने का आपका तरीका क्या है, उसका मेथड क्या है, ये स्ट्रक्चर अपन पढ़ेंगे डेटाबेस मॉडल्स के अंदर। जैसे अभी अपन ने एग्जाम्पल जो मैंने आपको करवाया उसमें मैंने कहा कि मैं जितना भी मेरा डेटा है वो एक टेबल की फॉर्म में रख रही हूँ। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप अलग अलग स्ट्रक्चर्स में अलग अलग तरीके का डेटा रख सकते हैं। 4 तरीके के डेटाबेस मॉडल्स होते हैं। इसमें से बेटा प्रैक्टिकली आप सिर्फ और सिर्फ एक डेटाबेस मॉडल काम में लेते हैं, मैं बता दूंगी कौन सा लेते हैं। बाकी जो डेटाबेस मॉडल्स है वो सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, वो रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, कंप्यूटर्स में वो डेटाबेस मॉडल काम में नहीं लिया जाता। तो पहला डेटाबेस मॉडल है आपका हिरार्किकल डेटाबेस मॉडल। डेटाबेस मॉडल का मतलब समझ में आया, क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, कि आपका जो डेटाबेस है उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो किस फॉर्म में स्टोर होता है डेटा जो भी है, वो पढ़ेंगे अपन डेटाबेस मॉडल। पहला है यहाँ पे हिरार्किकल डेटाबेस मॉडल। होता क्या है यहाँ पे हिरार्किकल डेटाबेस मॉडल, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को करना है सीए में मुझे पता है 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज है फाउंडेशन, सेकंड स्टेज है आईपीसीसी और थर्ड स्टेज है फाइनल। फाउंडेशन में मुझे पता है 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, अकाउंट्स, लॉ एंड इंग्लिश, देन इको एंड बीसीके एंड मैथ्स एंड स्टैट्स। ठीक है। आईपीसीसी में आपको पता है 2 ग्रुप होते हैं, एक तो ग्रुप 1 और एक ग्रुप 2। ग्रुप 1 में आपको पता है 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, ग्रुप 2 में आपको पता है 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। फाइनल में भी आपके 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं और ग्रुप 2 में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं। ये होता है आपका पूरा हिरार्किकल डेटाबेस मॉडल। एग्जाम में जब भी आप लोग हिरार्किकल डेटाबेस मॉडल एक्सप्लेन करेंगे आप लोग कोशिश करना एक डायग्राम बनाकर हिरार्किकल डेटाबेस मॉडल एक्सप्लेन करें। डायग्राम आप कुछ भी बना सकते हैं, आपकी इच्छा हो जो डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है हिरार्किकल डेटाबेस मॉडल में, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे, वो एक हिरार्की में स्टोर किए जाते हैं। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, प्रैक्टिकली कंप्यूटर में ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स हैं वो आप एक हिरार्की में डालते हैं। सीए का एक रिकॉर्ड है, फाउंडेशन का एक रिकॉर्ड है, आईपीसीसी का, फाइनल का, ये सब एक हिरार्की में स्टोर किया जाता है। इस यहाँ पे इसका शेप कैसा है, इन्वर्टेड ट्री की शेप का हिरार्किकल डेटाबेस मॉडल है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा पेड़। जो नॉर्मल पेड़ होता है उसमें नीचे रूट होती है फिर ऊपर ब्रांचेस निकलती है, ऐसा ही होता है नॉर्मल पेड़। पर यहाँ क्या कर दिया मैंने, रूट तो सबसे ऊपर कर दिया फिर उसकी ब्रांचेस निकाल दी, तो इसलिए इसका शेप कैसा है इस हिरार्किकल डेटाबेस मॉडल का, इन्वर्टेड ट्री, उल्टा पेड़ है, ऊपर रूट आ गई, नीचे आपके सारे रिकॉर्ड्स आ गए। यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको नाम क्या होता है, नोड। रिकॉर्ड को अपन क्या बोलते हैं, नोड, NODE। रिकॉर्ड्स को क्या बोलते हैं, नोड। तो जो टॉप नोड है या टॉप रिकॉर्ड है उसका नाम क्या होगा, रूट। टॉप नोड, टॉप मतलब सीए, इसका नाम क्या है, ये क्या है मेरे लिए, रूट। ठीक है। यहाँ पे होता क्या है हिरार्किकल डेटाबेस मॉडल में, एक पेरेंट का, यहाँ पे हर एक रिकॉर्ड के बीच में एक दूसरे के साथ पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। हर एक रिकॉर्ड का दूसरे रिकॉर्ड के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है, पेरेंट चाइल्ड। कोई तो किसी का पेरेंट होगा और कोई किसी का चाइल्ड होगा। यहाँ पे एक पेरेंट के तो मोर देन 1 चिल्ड्रन हो सकते हैं, एक पेरेंट के मोर देन 1
चिल्ड्रन हो सकते हैं, यहाँ पे ये होता है। बट कभी भी एक चाइल्ड का मोर देन वन पेरेंट नहीं हो सकता। मतलब सीए एक पेरेंट है, उसके 3 चिल्ड्रन हो सकते हैं, फाउंडेशन भी हो सकता है, आईपीसीसी फाइनल 3 चिल्ड्रन है, पर ये जो फाउंडेशन है इसका पेरेंट सी है और इसका पेरेंट कोई और नहीं हो सकता। यहाँ पे ये रूल होता है कि एक पेरेंट का एक से ज्यादा बच्चे हो सकते हैं, बट एक बच्चे का एक से ज्यादा पेरेंट नहीं हो सकता। अब यहाँ पे पेरेंट कौन बन गया? फाउंडेशन। उसके बच्चे कौन बन गए? अकाउंट्स, लॉ, इंग्लिश, इको, मैथ्स। पर अकाउंट्स का पेरेंट सिर्फ फाउंडेशन, अकाउंट्स का पेरेंट और कोई पेरेंट नहीं हो सकता। तो एक पेरेंट के तो एक से ज्यादा बच्चे हो सकते हैं, बट एक बच्चे का एक से ज्यादा पेरेंट नहीं हो सकता। मतलब यहाँ जो रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि हर चीज रिकॉर्ड है यहाँ पे, रिकॉर्ड मतलब रो, जो रिकॉर्ड्स है उनके बीच में यहाँ पे रिलेशनशिप कैसा होता है हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल में? या तो 1 to 1 रिलेशनशिप होता है या 1 to many रिलेशनशिप होता है। 1 to 1 एक पेरेंट का एक बच्चा, 1 to many एक पेरेंट का एक से ज्यादा बच्चे हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 to 1 या 1 to many का और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूँ अर्पिता, मैं सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ, ये हो गया 1 to 1 रिलेशनशिप। मैं टीचर हूँ, अभी मैं पूरी क्लास को पढ़ा रही हूँ, तो 1 टीचर इज टीचिंग मेनी स्टूडेंट्स पैरेलली। एक टीचर एक ही बार में एक साथ एक से ज्यादा बच्चों को पढ़ा रहा है, तो ये क्या हो गया? 1 to many। तो यहाँ जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा होता है? या तो 1 to 1 होता है या फिर 1 to many ही हो सकता है। ये होता है आपका हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल। यहाँ अपन ने बताया है कि रिकॉर्ड्स किस तरीके से अरेंज किए हैं या फाइल्स आपकी किस तरीके से मैनेज की गई है डेटाबेस के अंदर। क्या होता है यहाँ पे हायरार्की की फॉर्म में रिकॉर्ड्स या फाइल्स को मैनेज किया जाता है। यहाँ पे जो शेप होती है इसकी, वो कैसी शेप होती है? इन्वर्टेड ट्री, उल्टा पेड़ की जैसे शेप होती है। यहाँ पे हर एक रिकॉर्ड को नोड, NODE बोला जाता है। जो टॉप रिकॉर्ड होता है उसको रूट नोड बोला जाता है। यहाँ पे हर रिकॉर्ड के बीच में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। मतलब यहाँ पे एक पेरेंट का तो एक से ज्यादा बच्चे हो सकते हैं, बट कभी भी एक बच्चे का एक से ज्यादा पेरेंट नहीं हो सकता। तो यहाँ उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा होता है? 1 to 1 रिलेशनशिप होता है, या फिर उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है? 1 to many रिलेशनशिप होता है। क्लियर हुआ हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल? ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है बेटा, प्रैक्टिकल लाइफ में कंप्यूटर में ये मॉडल आप कभी भी काम में नहीं लेते। सेकेंड आपका डेटाबेस मॉडल होता है दैट इज नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। सेकेंड अपना डेटाबेस मॉडल है दैट इज नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। यहाँ होता क्या है? सपोज ABCD, ये 4 कंप्यूटर्स है या 4 रिकॉर्ड्स बोल दो, ये सब एक दूसरे से यहाँ पे नेटवर्क की फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये 4 रिकॉर्ड्स, यहाँ जो रिकॉर्ड्स हैं एक दूसरे से नेटवर्क की फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं। देखो हायरार्किकल में यहाँ पे ग्राफ की फॉर्म में सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और वहां पे सब कैसे थे? एक दूसरे से पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप था। वहां पे सारे के सारे रिकॉर्ड्स ट्री की फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्टेड थे। यहाँ सारे रिकॉर्ड्स एक दूसरे से ग्राफ की फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं। वहां उनके बीच में रिलेशनशिप था 1 to 1 या 1 to many, जबकि यहाँ पे रिलेशनशिप होता है many to many। many to many का मतलब क्या होता है? many to many का मतलब होता है कि यहाँ पे जो रिलेशनशिप होता है रिकॉर्ड का, वो रिलेशनशिप यहाँ पे एक सेट की फॉर्म में बताया गया है। सेट के अंदर आपके 2 एलिमेंट्स तो होने जरूरी हैं, एक तो पेरेंट और एक चाइल्ड, एक तो ओनर और एक उसका मेंबर। एक सेट का एलिमेंट दूसरे सेट में भी आ सकता है, ये वाला पेरेंट इसी सेट में भी आ सकता है और कोई दूसरा चाइल्ड है, या फिर ये वाला चाइल्ड इस सेट में भी आ सकता है और कोई दूसरा पेरेंट है उसका। समझ में आई बात मैं क्या कह रही हूँ आपको? मैं आपको कह रही हूँ कि यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो एक सेट के फॉर्म में होता है। ये भी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, यहाँ ये भी प्रैक्टिकली काम में नहीं लिया जाता। तो
यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड्स रिलेशनशिप्स होते हैं वो कैसे फॉर्म में होते हैं, सेट के फॉर्म में। सेट में दो एलिमेंट्स होने बहुत जरूरी है, एक तो पेरेंट और एक चाइल्ड, एक ओनर और एक मेंबर। एक एलिमेंट एक सेट का एक से ज्यादा सेट में अपीयर हो सकता है, एक सेट का एलिमेंट्स एक से ज्यादा सेट में अपीयर हो सकते हैं, इसलिए यहाँ रिलेशनशिप कैसी होती है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स होती है। मेनी टू मेनी का अपन एक एग्जांपल और लेके मैं आपको बताऊं। मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्या होती है, लाइक आपके आईपीसीसी में आपके सब्जेक्ट्स हैं, आपके 5-6 सब्जेक्ट्स हैं, क्या ये 6 सब्जेक्ट को एक जना पढ़ाता है, नहीं। इन 6 सब्जेक्ट्स के आपके अलग अलग टीचर है, टीचर 1, टीचर 2, टीचर 3 एंड सो ऑन। तो मेनी टीचर्स आर टीचिंग मेनी स्टूडेंट्स, मेनी टीचर्स आर टीचिंग मेनी स्टूडेंट्स। तो ये कैसा रिलेशनशिप हो गया, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हो गया। ये होता है आपका नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। क्या होता है नेटवर्क डेटाबेस मॉडल, यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड्स या फाइल्स की तो बात करते हैं अपन डेटाबेस मॉडल में, तो वो सब किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, यहाँ पे ग्राफ, एक ग्राफ की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। यहाँ पे उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो एक सेट के फॉर्म में रिलेशनशिप होता है। एक सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स होने जरूरी है, एक तो ओनर और एक मेंबर। एक सेट के एलिमेंट्स एक से ज्यादा सेट में अपीयर हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा होता है, मेनी टू मेनी। जबकि हायरार्किकल में रिलेशनशिप कैसा था, उनके बीच में 1 टू मेनी या फिर 1 टू 1 रिलेशनशिप। आ गई बात समझ में, नेटवर्क डेटाबेस मॉडल क्या होते हैं। देन थर्ड तरीके का डेटाबेस मॉडल होता है अपना रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, ये मॉडल एक्चुअली प्रैक्टिकली रियल लाइफ में आप काम में लेते हो। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल रियल लाइफ में डेटाबेस, रियल लाइफ में जितना भी डेटा आप स्टोर करते हो वो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में ही अपन स्टोर करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो भी डेटा को आप स्टोर कर रहे हो या जो भी डेटा को आप रिट्राइव करोगे, निकाल कर देखोगे, सारा का सारा डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर होता है, टेबल। टेबल का मतलब आपको पता है रोज, टेबल का मतलब आपको पता है कॉलम्स। तो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में यहाँ पे सारा डेटा स्टोर किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 टर्म्स का मतलब समझना है अपन को, रिलेशन, एट्रीब्यूट एंड डोमेन। रिलेशन, एट्रीब्यूट एंड डोमेन। रिलेशन का मतलब जो टेबल होती है, जो फाइल होती है, उसी को अपन क्या कह देते हैं, रिलेशन कह देते हैं। रिलेशनल मतलब टेबल की फॉर्म में डेटा को स्टोर करो। तो रिलेशन का मतलब क्या है, जो टेबल होती थी, जो फाइल होती थी, उसी को क्या कह देते हैं, रिलेशन। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब नेम्ड कॉलम, जिस कॉलम का नाम होता है। लाइक आपने टेबल बनाई थी नेम और एज, ये आपने टेबल बनाई थी, तो इस कॉलम का नाम है नेम, इस कॉलम का नाम है एज। तो जो भी नेम्ड कॉलम होते हैं, नेम्ड फील्ड होती हैं, उनको अपन क्या कह देते हैं, एट्रीब्यूट। डोमेन, डोमेन का मतलब किस तरह की सेट ऑफ वैल्यूज एंड एट्रीब्यूट कैन एक्सेप्ट, किस तरह की वैल्यू कोई एट्रीब्यूट में स्टोर करी जा सकती है, उसको डोमेन कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके 2 कॉलम्स हैं, एक तो नेम और आप एक एज। नेम में तो आप ऐसा लिखोगे ए बी ऐसा कुछ, एज में लिखोगे 20, 21 ऐसा कुछ लिखोगे आप। तो ये 20, 21 ये क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है। ए बी क्या है, आपका अल्फाबेटिक वैल्यू है। अगर इस एज में मैं ऐसा लिखना चाहूँ, मैं एज में ऐसा लिखना चाहूँ 5, तो मेरा ये कॉलम इस तरह की चीजों को, लिखी हुई चीजों को एक्सेप्ट ना करे, ये मैंने सेट कर रखा है, वो सिर्फ नंबर्स को ही एक्सेप्ट करेगा। नेम में अगर मैं 1, 2, 3 लिखना चाहूँ तो वो उसको एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि मैंने इसमें सेट कर रखा है, ये सिर्फ कैरेक्टर्स को सेट करेगा, अल्फाबेट्स को सेट, अल्फाबेट्स को ही ये ले सकता है और किसी को इसको स्टोर करने की परमिशन नहीं। तो ये नेम्ड कॉलम किस तरह की वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकता है, उसको डोमेन कहते हैं। जैसे एज किस तरह की वैल्यू ले सकता है, एज न्यूमेरिक वैल्यू ले सकता है, तो एज का डोमेन क्या हो गया, न्यूमेरिक, कि वो किस तरह की वैल्यूज को एक्सेप्ट कर सकता है। अगर अपन बात करें नेम की, तो नेम किस तरह की वैल्यूज ले सकता है, अल्फाबेटिकल वैल्यूज ले सकता है आपका जो नेम कॉलम होता है। तो नेम एट्रीब्यूट का डोमेन क्या हो गया, अल्फाबेट।
तो 3 की टर्म्स अपन ने पढ़े हैं, क्या क्या है? रिलेशन, रिलेशन मतलब टेबल या फाइल। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब नेम्ड कॉलम, जिस कॉलम का कोई नाम होता है उसी को एट्रीब्यूट कह देते हैं। एंड डोमेन मतलब वो किस तरह की वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकता है, जो एट्रीब्यूट है वो आपकी किस तरह की वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकता है, उसको अपन क्या कह देते हैं? डोमेन कह देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्या होता है? देन यहाँ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में एक चीज होती है, दैट इज की। की, की का मतलब एक ऐसा एट्रीब्यूट, एक ऐसा कॉलम जो पूरे के पूरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। एक ऐसा कॉलम जो आपके पूरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, उसको की बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने सीए स्टूडेंट के लिए अपने आप को एनरोल किया, जब भी मैंने, चाहे मैं फाउंडेशन में थी, मैंने जब अपने आप को रजिस्टर किया कि मुझे सीए करना है, तो सीए वालों ने मुझे एक आईडी देते हैं, उसको सीआरओ नंबर कहते हो आप लोग? आप लोग कहते हो सीआरओ नंबर? क्या ये सीआरओ नंबर किसी भी बच्चे का सेम हो सकता है? नहीं, हर बच्चे का सीआरओ नंबर अलग है। सीए वाले लोग आपको आपके नाम से नहीं जानते, वो आपके सीआरओ नंबर से जानते हैं। आपको अपनी मार्कशीट निकालनी है, आप अपना सीआरओ नंबर डालो, मार्कशीट निकाल सकते हो। आपको अपना एड्रेस निकालना है, आप सीआरओ नंबर डालो, आपका एड्रेस निकल कर आ जाएगा। आपको आपकी डीओबी देखनी है, क्या डली हुई है, सीआरओ नंबर डालो, आ जाएगी। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन गेट करनी है, आपको, मैंने सीआरओ डाल दिया 00111, तो मैंने ये डालती, मेरे बारे में पूरी डिटेल्स आ जाएंगी कि मेरा नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है, मेरा फादर्स नेम ये है, मैं अभी आईपीसीसी में हूँ, मैंने कौन सी साल में ट्राई किया था, शुरू में मैंने कब रजिस्टर किया, तो सारी डिटेल्स मेरी आ जाएंगी सीआरओ नंबर डाल के। तो ये सीआरओ नंबर एक टेबल बनी हुई, ऑब्वियसली जो आईसीएआई है वो आप लोगों का डेटा कैसे स्टोर करता है? एक टेबल बना रखी है, उसमें सीआरओ नंबर डाल रखा है, उसने आपका नेम, आपकी एज, आपका फादर्स नेम, ऐसा 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 कुछ टेबल बना रखा है। सीआरओ नंबर हर बच्चे का अलग है। मैंने सीआरओ नंबर डाला, सीआरओ नंबर उस डेटाबेस में जाके मैच हुआ, और जहां मैच हुआ वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड उठकर आ गया, और मैं पूरा रिकॉर्ड को देख सकती हूँ। तो पूरे रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए जो एक कॉलम होता है, उसी को क्या कह देते हैं? की कह देते हैं। समझ में आया की क्या होता है यहाँ पे? की का मतलब ऐसा एट्रीब्यूट जो पूरे रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफाई, आपका नेम सेम हो सकता है, किसी दो बच्चे का एज सेम हो सकता है, किसी दो बच्चे का एड्रेस सेम हो सकता है, पर कभी भी कोई दो बच्चे का सीआरओ नंबर सेम नहीं हो सकता। तो मतलब वो पूरे के पूरे रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफाई, अलग से आइडेंटिफिकेशन दे रहा है आपका सीआरओ नंबर। तो की क्या होता है? एक ऐसा एट्रीब्यूट जो पूरे के पूरे रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, उसको अपन की कह देते हैं। की भी दो तरह की होती है, एक तो होती है आपकी प्राइमरी की, एक होती है आपकी कंपाउंड की, या इसी को आप बोलते हो कंपोजिट की। भी दो तरह की होती है, प्राइमरी एंड कंपाउंड या कंपोजिट। प्राइमरी जब एक सिंगल कॉलम, सिंगल एट्रीब्यूट पूरे रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है, तो उसको प्राइमरी की कहा जाता है। जैसे सीए के लिए सीआरओ नंबर, सिर्फ सीआरओ नंबर काफी है पूरे रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए, तो इसको प्राइमरी की कहा जाएगा। कीज का बेसिक काम क्या होता है? कोई भी दो टेबल को ज्वाइन करना, या दो टेबल के डेटा को अगर आपको कंबाइन करना हो तो सीआरओ नंबर की हेल्प से आप कर सकते हो। जैसे एक टेबल है जहाँ पे अकाउंट्स का नंबर नहीं, लाइक मेरी एक टेबल है जहाँ पे मैं कस्टमर का आईडी स्टोर कर रही हूँ कि इसका आईडी 101 था, उस पर्सन ए था, उसने 500 रुपए की शॉपिंग की, 102 वाले आईडी एक्सेट्रा। एक मैं यहाँ पे उसका आईडी डाल रही हूँ, कस्टमर का आईडी, यहाँ तो मैंने लिखा है कि उसने कितने का खरीदा, कितने का सेलिंग और परचेजिंग। यहाँ मैं उसकी पर्सनल डिटेल्स डाल रही हूँ कि जो 101 वाला कस्टमर था उसने आज तक मेरे से इतना सामान खरीद लिया, उसका एड्रेस ये है, उसका फोन नंबर ये है, उसका फादर्स नेम, मदर्स नेम, खुद का नाम ये है।
102 वाला कस्टमर तो उसकी पर्सनल डिटेल सारी ये है, उसने आज तक इतनी परचेसिंग कर ली, इतना आउटस्टैंडिंग बैलेंस चला, या जो भी आपको निकालना है। तो जो यहाँ पे CID कस्टमर का ID क्या है आपके लिए, प्राइमरी की है। ये की दोनों टेबल को कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है, दोनों टेबल को एक दूसरे से लिंक करने में हेल्प कर रहा है, दोनों टेबल का डेटा अगर आपको ज्वाइन करवाना हो, कंबाइन करवाना हो तो आपको हेल्प करता है। अगर आपको कोई चीज को रिट्राइव करना है, निकाल कर देखना है, मुझे डेटा देखना है ABC का, अब ABC नाम याद रह नहीं रहे, मैंने डाला 101 वाला जो कस्टमर है उसका डेटा निकाल कर बताओ कि उसने मुझे कितना पेमेंट कर दिया और कितना और बाकी है। तो कुछ भी चीज को अगर आपको रिट्राइव करना है, निकाल कर देखना है, तो उसके लिए भी की आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। तो जो कीज होती हैं वो दो टेबल के डेटा को ज्वाइन करना, कंबाइन करना या रिट्राइव करने में आपको हेल्प करेगी। प्राइमरी की का मतलब क्या है, एक सिंगल कॉलम की हेल्प से पूरी रो यूनिक आइडेंटिफाई हो रही है। कंपाउंड की का मतलब मोर देन वन एट्रीब्यूट। कई बार क्या होता है, ना तो मेरे पास CRO नंबर है, ना मेरे पास कस्टमर ID, नॉर्मल टेबल बनी हुई है। तो नॉर्मल टेबल में मैंने बना दिया नेम और फादर्स नेम। किसी भी दो बच्चे का नेम और फादर्स नेम सेम नहीं हो सकता। तो एक से ज्यादा कॉलम जब पूरी रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे तो उसको अपन क्या कह देते हैं, कंपाउंड की या कंपोजिट की कह देते हैं। बात समझ में आई? कंपाउंड की, कंपोजिट की क्या होती है, कीज क्या होती है, जो पूरी रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे, उनको कीज बोला जाता है। अगर एक ही कॉलम पूरे रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफाई कर रहा है तो उसको प्राइमरी की, अगर एक से ज्यादा कॉलम पूरे रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उसको कंपाउंड या कंपोजिट की कहा जाता है। कीज जो होती हैं वो टेबल के डेटा को ज्वाइन करना, कनेक्ट करना, उनमें से डेटा रिट्राइव करना, ये सारे कामों में कीज आपको हेल्प करती हैं। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल बहुत सिंपल है, आसान है, टेबल देखकर आप समझ सकते हो कि ये टेबल क्या कह रही है क्या नहीं। इसका एग्जांपल है लाइक SQL, MS एक्सेस, ओरेकल, हर जगह जो है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल को ही यूज में लिया जाता है और इसी की फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्या होते हैं। देन लास्ट तरीके का डेटाबेस मॉडल, 3 तरीके के डेटाबेस मॉडल अपन पढ़ चुके हैं। हायरार्की जहाँ ट्री की फॉर्म में डेटा स्टोर था, नेटवर्क जहाँ ग्राफ की फॉर्म में रिकॉर्ड स्टोर किए थे, एंड रिलेशनल जहाँ टेबल की फॉर्म में रिकॉर्ड स्टोर किए। 3 की टर्म्स पढ़े थे यहाँ पे अपन ने, रिलेशन, एट्रीब्यूट, डोमेन। रिलेशन का मतलब टेबल, एट्रीब्यूट का मतलब नेम्ड कॉलम, डोमेन का मतलब एट्रीब्यूट किस तरह की वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकते हैं, न्यूमेरिक, अल्फाबेट एक्सेट्रा। देन की क्या होती है, जो पूरे रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफाई करेगी। 2 तरह की कीज है, प्राइमरी, कंपोजिट। प्राइमरी मतलब जो एक ही कॉलम अगर पूरे रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफाई कर रहा है। कंपोजिट एक से ज्यादा एट्रीब्यूट मिलकर अगर पूरी रो को यूनिक आइडेंटिफाई करने में हेल्प करें तो उसको कंपाउंड या कंपोजिट की कहा जा सकता है। लास्ट तरीके का डेटाबेस मॉडल है आपका, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल सबसे लेटेस्ट डेटाबेस मॉडल यही है, सबसे लेटेस्ट जो मार्केट में आया डेटाबेस मॉडल यही है। यहाँ हर रिकॉर्ड को आप ऑब्जेक्ट बोलते हो, हर रिकॉर्ड को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कोई अगर बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा है, कोई कॉम्प्लेक्स डेटा है, कॉम्प्लेक्स डेटा क्या होता है आपके लिए, कॉम्प्लेक्स डेटा लाइक इमेज, ऑडियो, वीडियो, इस तरीके के डेटा को अपन कॉम्प्लेक्स डेटा कहते हैं। तो इनको स्टोर करने के लिए आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल काम में लेते हैं। यहाँ पे एक कंसेप्ट काम में लिया जाता है, दैट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब होता है राइट वंस एंड यूज मेनी टाइम्स। एक बार लिखो, बार बार काम में लो, दैट इज नोन एज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, एक बार लिखो, बार बार काम में लो। ये कंसेप्ट यहाँ काम में लिया जाता है। मतलब लाइक परचेज ऑर्डर, जो भी मैं खरीदूंगी उसका मैंने एक फॉर्मेट बनाकर रख दिया, लाइक सीरियल नंबर, मैं क्या आइटम खरीद रही हूँ, कितनी क्वांटिटी में खरीद रही हूँ, उसकी पर यूनिट प्राइस कितनी थी, टोटल कितना अमाउंट हुआ। ये मैंने सिर्फ एक फॉर्मेट बनाकर रखा है, इसके अंदर मैंने एंट्रीज फिल नहीं की, मैंने फॉर्मेट बनाकर रख दिया। अब एक बार बनाकर रख दिया, आगे आपको कहीं भी लाइक मैं सेल्स का है,
कितना मैंने बेचा सामान। इसके लिए भी मैं ये फॉर्मेट तो काम में ले ही सकती हूँ, जो बना बनाया फॉर्मेट है आप काम में ले सकते हो। उसके अलावा आपको एक कॉलम और ऐड करना है इस फॉर्मेट में ही, डेट की मैंने कौन सी तारीख को सामान बेचा, तो आप ये भी ऐड कर सकते हो। जितना बना हुआ फॉर्मेट है वो तो आप एज इट इज यहाँ पे काम में ले ही सकते हो, उसके अलावा आप अपना कुछ उसमें ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप आसानी से कर सकते हो। ये होता है इनहेरिटेंस, मतलब एक बार लिखो बार बार उसको काम में लो। ये होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल। सबसे लेटेस्ट डेटाबेस मॉडल यही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। यहाँ पे हर रिकॉर्ड को ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स डेटा है, लाइक आपकी इमेज, आपकी ऑडियो, आपकी वीडियो, इस तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल काम में लेते हैं। यहाँ एक कंसेप्ट काम में लिया जाता है, उसका नाम है इनहेरिटेंस, मतलब एक बार लिखो बार बार उसको काम में लो। आप एक फॉर्मेट कोई भी एक बार बना दो और जब आपको जरूरत है उसी फॉर्मेट को आप यूज में ले सकते हैं, और उसमें आप खुद का कुछ एडिशन करना चाहें तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? तो अब अपन रिवाइज करते हैं, अपन ने डेटाबेस मॉडल्स कौन से पढ़े। हाँ जी, डेटाबेस मॉडल। डेटाबेस मॉडल क्या होता है, यहाँ पे अपन बताते हैं कि किस तरीके से डेटाबेस का स्ट्रक्चर होगा, रिकॉर्ड्स या फाइल्स किस तरीके से मैनेज होंगी, ये सब अपन किस में बताते हैं, डेटाबेस मॉडल में बताते हैं। यहाँ 4 तरीके के डेटाबेस मॉडल्स होते हैं। पहला है हिरार्किकल डेटाबेस मॉडल। यहाँ पे हिरार्की की फॉर्म्स में रिकॉर्ड्स को स्टोर किया जाता है। इसका शेप इन्वर्टेड ट्री के जैसे होता है। यहाँ पे रिकॉर्ड्स को नोड्स बोला जाता है। टॉप रिकॉर्ड को रूट नोड बोला जाता है। हर रिकॉर्ड का दूसरी रिकॉर्ड के साथ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, मतलब एक पेरेंट के एक से ज्यादा बच्चे हो सकते हैं, बट कभी भी यहाँ पे एक बच्चे का एक से ज्यादा पेरेंट नहीं हो सकता। तो यहाँ कैसा रिलेशनशिप होता है रिकॉर्ड्स के बीच में, 1 to 1 या 1 to many रिलेशनशिप होता है। देन नेटवर्क डेटाबेस मॉडल, यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो आप एक ग्राफ की फॉर्म में स्टोर करते हैं, या मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है, मतलब यहाँ जो रिलेशनशिप होता है रिकॉर्ड्स के बीच में वो एक सेट की फॉर्म में होता है। एक सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स होने जरूरी हैं, एक तो ओनर, एक उसका मेंबर। एक सेट का एलिमेंट बाकी किसी भी सेट में अकर हो सकता है, एक ही पेरेंट दूसरे सेट्स में भी आ सकता है, या एक ही चाइल्ड दूसरे सेट में भी जा सकता है। तो इसलिए इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है। देन रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, यहाँ पे जितना भी रिकॉर्ड्स आप स्टोर करते हो वो सब रिलेशन की फॉर्म में करते हो, टेबल की फॉर्म में करते हो। टेबल इज द कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। 3 की टर्म्स होती हैं यहाँ पे, रिलेशन, एट्रीब्यूट, डोमेन। रिलेशन का मतलब टेबल या फाइल, एट्रीब्यूट का मतलब नेम्ड कॉलम, जिस चीज का नाम होता है उसको एट्रीब्यूट कहते हैं। डोमेन का मतलब वो कॉलम किस तरह की वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकता है, उसको अपन क्या कह देते हैं, डोमेन कह देते हैं। देन की का मतलब क्या होता है, यहाँ पे की का मतलब होता है कि कॉलम एक एट्रीब्यूट जो पूरी रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, उसको की कह देते हो। 2 तरह की कीज होती हैं, प्राइमरी की एंड कंपाउंड की। प्राइमरी मतलब आपका एक ही कॉलम की हेल्प से आप पूरे रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। कंपाउंड या कंपोजिट की का मतलब क्या होता है कि एक से ज्यादा कॉलम का कॉम्बिनेशन जो है वो पूरी रो को यूनिक आइडेंटिफाई करवाने में हेल्प कर रहा है। जो कीज होती हैं वो 2 टेबल को कनेक्ट करने में हेल्प करती हैं, डेटा को फास्ट रिट्राइवल करवाने में हेल्प करती हैं। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल बहुत सिंपल है, इसके एग्जांपल है लाइक एसक्यूएल, एक्सेस, ओरेकल एक्सेट्रा। देन लास्ट तरीके का डेटाबेस मॉडल है दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल। यहाँ जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर करते हो। सबसे लेटेस्ट डेटाबेस मॉडल यही है। यहाँ जो कॉम्प्लेक्स डेटा उसको स्टोर करने में अपन इसकी हेल्प लेते हैं, लाइक आपकी इमेज, आपका ऑडियो, आपका वीडियो। यहाँ एक कंसेप्ट काम में लिया जाता है दैट इज इनहेरिटेंस, दैट इज राइट वंस एंड यूज मेनी टाइम्स। एक बार लिखो और उसी चीज को आप बार बार काम में। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा?
चलो देन नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे इसी में डेटा के अंदर ही है, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। जो ये आप डीबीएमएस पढ़ते हो, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या था? एक सॉफ्टवेयर था जिसकी हेल्प से आप डेटाबेस को क्रिएट भी कर सकते हो, मैनेज भी कर सकते हो, ऐसा सॉफ्टवेयर था डीबीएमएस। डीबीएमएस के अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं? आप एडवांटेजेस पढ़ने जा रहे हैं। क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं डीबीएमएस के? पहला एडवांटेजेस है परमिटिंग डेटा शेयरिंग। डीबीएमएस अलाउ करता है कि आप डेटा को शेयर कर सकते हो। डीबीएमएस अलाउ करता है कि बहुत सारे यूजर्स सेम डेटाबेस को कॉन्करेंटली एंड साइमल्टेनियसली यूज में ले सकते हैं। डीबीएमएस अलाउ करता है कि बहुत सारे यूजर्स एक ही डेटाबेस को कॉन्करेंटली एंड साइमल्टेनियसली एक साथ, बहुत सारे यूजर्स एक ही डेटाबेस को एक साथ काम में ले सकते हैं। जैसे कि आपकी रेलवे रिजर्वेशन की साइट है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी का जो डेटाबेस है उसमें लिखा हुआ है कि ये कोच खाली है, इस कोच में इतनी सीट खाली है, ये नंबर वाली सीट ऑक्यूपाइड है, ये विंडो सीट है, या जो भी उसका डेटाबेस है। उस आईआरसीटीसी की साइट को सिर्फ मैं अकेली नहीं चला सकती, एक साथ मल्टीपल यूजर्स चला सकते हैं और सब लोग उस पर काम एक साथ कर सकते हैं। मैं बुक कर रही हूँ तभी दूसरा बंदा भी बुकिंग कर सकता है, तभी तीसरा बंदा भी बुकिंग कर सकता है। तो एक ही डेटाबेस को, डेटाबेस तो एक ही था ना आईआरसीटीसी का, उस डेटाबेस को एक साथ बहुत सारे लोग साइमल्टेनियसली कॉन्करेंटली एक्सेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो डीबीएमएस अलाउ करता है कि मल्टीपल यूजर्स, बहुत सारे यूजर्स एक डेटाबेस को कॉन्करेंटली एंड साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड इसका एडवांटेज है दैट इज मिनिमाइजिंग डेटा रिडंडेंसी। मिनिमाइजिंग डेटा रिडंडेंसी, रिडंडेंसी का मतलब होता है बेटा डुप्लीकेशन। डीबीएमएस की हेल्प से डुप्लीकेशन कम हो रहा है, रिडंडेंसी की हेल्प से डुप्लीकेशन का काम कम हो रहा है। कैसे? अगर मैं फाइल्स में, फाइल्स मतलब हार्ड कॉपी में मैं आप लोगों का डेटा स्टोर करती, तो जब आप लोग मेरे पास फाउंडेशन में थे तब मैंने हर बच्चे से उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर और ये सब लिखवाया। जब आप लोग आईपीसीसी में आए तो मैंने फिर से आपका नाम, फिर से आपका एड्रेस, फिर से आपका फोन नंबर और फिर से आपका एज, सब कुछ मैंने लिखा है आपसे। अब डेटा रिपीट हो रहा है ना, नेम यहाँ भी लिखा हुआ था, नेम मैंने फिर से लिखा लिया, फोन नंबर यहाँ भी लिखे हुए थे, फोन नंबर मैंने आपसे वापस लिखा लिया। तो जो पहले जो पुराना डेटाबेस काम में लिया था पुराने टाइम पे, वहां पे क्या होता था, हर चीज की अपनी खुद की प्राइवेट फाइल्स होती थी। तो जब सबकी खुद की प्राइवेट फाइल्स है तो डेटा रिडंडेंट हो जाता था। रिडंडेंट का मतलब डेटा में ड्यूप्लीकेशन आ जाता था, डेटा की कॉपी होती जाती थी। यही नाम यहाँ लिखा, यही नाम यहाँ लिखा, यही यहाँ लिखा, यही यहाँ लिखा, एक ही नाम 4 जगह लिखा। क्योंकि डीबीएमएस में क्या होता है, आपके नाम का मेरे पास एक रिकॉर्ड है CRO नाम से, ठीक है, मेरा आईडी है CRO 001। जब मैं फाउंडेशन में थी, मेरा स्टेटस था फाउंडेशन। जब मेरा फाउंडेशन क्लियर हो गया, मैं आईपीसीसी में आ गई, तो उसी रिकॉर्ड में उन्होंने चेंज कर दिया मेरा स्टेटस। अब क्या चेंज कर दिया? आईपीसीसी। मेरा नाम जो है अर्पिता, वो सिर्फ एक बार लिखा हुआ है। यहाँ पे उन्होंने 2 टेबल या 2 रिकॉर्ड नहीं बनाए, अर्पिता नाम के 2 रिकॉर्ड, 2 रो नहीं बनाई, एक ही रो में नाम मेरा एक ही बार लिखा है, मेरा फोन नंबर एक ही बार लिखा हुआ है। सिर्फ जो चीजें चेंज करनी है उस रिकॉर्ड में जाकर आपने वहीं पे चेंज कर दी। तो यहाँ पे रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन खत्म हो गया, डुप्लीकेशन कम हो गया। क्यों? क्योंकि सारा डेटा सेंट्रलाइज्ड है, सारा का सारा डेटा एक जगह पे इकट्ठा हुआ पड़ा है, उसी डेटाबेस में सारा डेटा है। जबकि यहाँ पे डेटा, ये फाइल अलग थी, ये फाइल अलग थी, तो वहां सारा डेटा एक जगह नहीं था, इसलिए मुझे अलग अलग कॉपी बनाकर रखना पड़ रहा था उसका। यहाँ पे सारा डेटा एक जगह सेंट्रलाइज्ड है, तो यहाँ पे डुप्लीकेशन के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। तो डीबीएमएस क्या करता है? डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है भाई? डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन को वो कम कर देता है। थर्ड एडवांटेज है डीबीएमएस का, दैट इज इंटीग्रिटी
कैन बी मेंटेन्ड। इंटीग्रिटी का आपको मतलब ढंग से समझना है, आगे हर जगह काम आएगा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी, कि जो भी डेटा आप स्टोर करो वो कंसिस्टेंट होना चाहिए एंड एक्यूरेट डेटा होना चाहिए। इंटीग्रिटी लगा दी आपने। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर फेसबुक में अपने आप को रजिस्टर करना है, एफबी पे मुझे अपने आप को रजिस्टर करना है, एफबी वालों ने रूल लगा रखा है कि जो भी बंदा रजिस्टर करेगा उसकी एज 18 से बड़ी होनी चाहिए। अगर आप 18 से अबव एज के हैं तो आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, नहीं तो अपने आप को रजिस्टर भी नहीं कर सकते। तो ये उन्होंने रूल लगा दिया। अब जो भी बंदा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरेगा वहां पे, अगर उसकी एज 18 से कम हुई तो क्या फेसबुक उसको एंटर करने देगा? क्या फेसबुक उसको रजिस्टर होने देगा? नहीं। फेसबुक उसको बोलेगा कि आपकी एज 18 से प्लस होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए, तभी आपको रजिस्ट्रेशन की परमिशन है। तो यहाँ इंटीग्रिटी मेंटेन हो रही है, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट डेटा है, कंसिस्टेंट, हर बंदे की एज 18 से अबव है, एक्यूरेट डेटा है, कोई भी ऐसा फील्ड, कोई भी ऐसा रिकॉर्ड मेरे डेटाबेस में नहीं जाएगा जिसकी एज 18 से कम हो। हर बंदे की एज 18 से ऊपर है और कोई भी गलत डेटा मेरे डेटाबेस के अंदर नहीं जाएगा, कोई भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं जाएगा जिसकी एज 18 से कम होगी। तो इंटीग्रिटी कैन बी मेंटेन। यहाँ डेटाबेस है तो इंटीग्रिटी आप मेंटेन कर सकते हैं। कैसे? अभी मैंने एक टेबल बनाई CRO 001 की, नाम है मेरा अर्पिता, मेरा पहले फोन नंबर था 8114465128। ठीक है, ये मैंने डेटाबेस में बनाया, ये मैंने कंप्यूटर में SQL की हेल्प से स्टोर कर रखा। अगर यही काम मैं फाइल सिस्टम में करती तो जब मैं फाउंडेशन में पढ़ती थी तो मैंने वहां मेरा फोन नंबर डाला 8114465128। मैं आपके पास IPCC करी तो मैंने मेरा फोन नंबर डाल दिया 8114465128। अब मैंने कहा भाई मेरे को फोन नंबर चेंज करना है, मेरे को फोन नंबर डालना है 8114444653, ऐसा कोई फोन नंबर डालना। जब आप फाइल्स में इंफॉर्मेशन स्टोर करते थे तो आपको चेंजेस एक से ज्यादा जगह करने पड़े, आपको यहाँ भी करने पड़ेंगे, यहाँ भी करने पड़ेंगे। अब मुझे याद ही नहीं है कि वो बच्चा मेरे पास फाउंडेशन में पढ़ा था, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ चेंजेस कर दिए मेरे फोन नंबर में, उस बच्चे के फोन नंबर में मैंने सिर्फ यहाँ चेंजेस कर दिए। यहाँ तो अभी भी पुराने वाले फोन नंबर है। अब आप फाइल उठाइए, आपने 5 साल बाद आपने IPCC की फाइल उठाई तो उसका नंबर ये है, आपने फाउंडेशन की फाइल उठाई तो उसका नंबर ये है। अब आप कंफ्यूज हो गए उसका एक्चुअल फोन नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ये डेटा कंसिस्टेंट नहीं है, ये डेटा एक्यूरेट नहीं है, मुझे नहीं पता मैं किस पे जाकर उसको फोन करूं। जबकि डेटाबेस में SQL में क्या होता, DBMS में क्या होता, आपको फोन नंबर चेंज करना है क्योंकि आपका फोन नंबर एक ही जगह पड़ा, अर्पिता का फोन नंबर सिर्फ एक ही रिकॉर्ड में, तो आपने सिर्फ और सिर्फ वही जाके, मैंने कहा जिसका CRO नंबर 001 है सिर्फ उसी का फोन नंबर चेंज कर दो, उसी का फोन नंबर आप कर दो 84465 फोन नंबर आप कर दो। तो यहाँ पे आपने एक ही जगह चेंजेस किया, आप 10 साल बाद भी इस डेटा को देखते हो तो आपका फोन नंबर ये मिलता है, आपको पता है ये वाला सही फोन नंबर है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो डेटाबेस की हेल्प से, DBMS की हेल्प से इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जा सकता है। इंटीग्रिटी का मतलब कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि जो ट्रेडिशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते थे, जो पुराने जमाने में जो फाइल्स में स्टोर करते थे, वहां आपको चेंजेस एक से ज्यादा जगह करने पड़ते थे, तो वहां मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते थे। जबकि यहाँ पे सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है, एक जगह पे है, तो यहाँ चेंजेस आपको सिर्फ एक जगह करने हैं, तो यहाँ मिस्टेक्स होने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाएंगे। तो यहाँ जो डेटा है वो कंसिस्टेंट भी रहेगा और उसकी एक्यूरेसी भी बनी रहेगी। आया समझ में? देन फोर्थ एडवांटेज है DBMS का, दैट इज प्रोग्राम एंड फाइल कंसिस्टेंसी। यहाँ प्रोग्राम्स और फाइल्स भी कंसिस्टेंट है, यहाँ प्रोग्राम्स और फाइल्स भी कंसिस्टेंट है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो फाइल का फॉर्मेट है, यहाँ पे जो भी फाइल का फॉर्मेट है या जो भी प्रोग्राम है वो स्टैंडर्डाइज्ड है। स्टैंडर्डाइज का मतलब अगर DBMS में आप लिख रहे हो तो पहले सीरियल नंबर लिखना है तो पहले सीरियल नंबर, सेकंड नंबर पे नेम आएगा तो नेम, थर्ड नंबर पे एज आएगी तो एज।
ठीक है। मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट काम में लेती हूँ, स्टैंडर्ड मतलब जो हर इंसान 90% लोग यही फॉर्मेट काम में लेते हैं, तो मैं भी मेरे डीबीएमएस में यही फॉर्मेट काम में लेती हूँ। फाइल का फॉर्मेट भी यही, प्रोग्राम का फॉर्मेट भी यही, सबके लिए रूल्स सेम है, सबके लिए रूल्स सेम है। जैसे अगर ये जैसे आईपीसीसी के बच्चे हैं, ये फाउंडेशन के बच्चे हैं, यहाँ रूल है उनके लिए, यहाँ पे रूल है उनके लिए कि किसी की भी एज जो है वो 40 प्लस नहीं होनी चाहिए। मैंने मेरे मन से रूल बना दिया, तो ना तो वो आईपीसीसी में 40 प्लस एज होगी, ना फाउंडेशन में 40 प्लस आपकी एज हो सकती है। मैंने मेरा रूल बना रखा है, तो यहाँ सब जगह रूल्स सेम है, सब जगह गाइडलाइंस सेम है। तो क्या होता है कि अगर मल्टीपल प्रोग्रामर्स उस पर काम कर रहे हैं, लाइक पहले बंदा ए काम करता था पर वो छोड़कर चला गया कंपनी और बी बंदा आ गया, तो उसको समझने में दिक्कत नहीं आएगी ये क्या है, क्योंकि उसको भी पता है कि पहले नंबर पे सीरियल नंबर आएगा, दूसरे पे नेम आएगा और तीसरे पे एज आएगी, और कोई भी बंदा 40 प्लस एज का नहीं हो सकता। उसको भी ये रूल्स, ये गाइडलाइंस पता है, तो सबके लिए काम करना आसान हो गया, क्योंकि हर चीज यहाँ स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, मतलब जो सब लोग काम में ले सकते हैं, जो सब लोगों के लिए सेम प्रोडक्ट है, सब लोगों की ज्यादातर रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पा रहे हैं। तो यहाँ जो प्रोग्राम्स और जो फाइल्स होती हैं वो भी कंसिस्टेंट है, उनमें भी बार बार चेंजेस नहीं होते। जो फॉर्मेट्स है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट काम में लेते हैं यहाँ पे डीबीएमएस में, ताकि अगर कोई नया बंदा भी उस पर काम करना चाह रहा है तो वो आसानी से उस पर काम कर सकता है, उसको उसमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है। देन नेक्स्ट इसका एडवांटेज है डीबीएमएस का, दैट इज यूजर फ्रेंडली। डीबीएमएस बहुत यूजर फ्रेंडली है। मतलब यहाँ पे जो यूजर है, यूजर मतलब कौन, आप और हम लोग यूजर्स हैं। हम किसी भी डेटा को आसानी से रिट्राइव कर देख सकते हैं। हमें हर चीज के लिए प्रोग्रामर पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या हुआ मैडम इसका, लाइक ऑनलाइन शॉपिंग सब करते होंगे, अमेजोन, आपने अमेजोन खोला, अमेजोन का डेटाबेस भाई बहुत बड़ा है, उसमें सब कुछ मिलता है, उसमें मोबाइल फोन भी मिलते हैं, उसमें क्लोथ्स भी मिलते हैं, उसमें फुटवेयर्स भी मिलते हैं, उसमें होम डेकोर भी मिलता है। उसने अपना डेटाबेस, इतना बड़ा डेटाबेस बना रखा है अमेजोन ने। वहाँ एक ऑप्शन आता है फिल्टर का, कि आपको क्या चाहिए, आपको क्लोथ चाहिए क्या, मैं उसको चूज कर सकती हूँ। तो अगर मैं क्लोथ्स को चूज करूँ तो सिर्फ वो मुझे कपड़े दिखाएगा, बाकी की मेरे को कोई चीजें नहीं दिखाएगा। कपड़ों में भी मैं चूज कर दूं मुझे गर्ल्स वेयर चाहिए तो वो मुझे गर्ल्स वेयर दिखाएगा। इसमें भी अगर मैं चूज कर लूं मुझे वेस्टर्न वेयर चाहिए तो वो मुझे सिर्फ वेस्टर्न वेयर दिखाएगा। तो जो चीज, इसका इतना बड़ा डेटाबेस है, ये सारी चीजें अमेजोन की कहाँ पड़ी है, उसके डेटाबेस में पड़ी है। तो जो मुझे डेटा चाहिए वो मैं आसानी से रिट्राइव कर सकती हूँ। मुझे वेस्टर्न वेयर देखना है तो मैं वो आसानी से देख सकती हूँ। मुझे कोई प्रोग्रामर बुलाने की जरूरत नहीं है कि आप मेरे को चूज कर दो, आप निकाल कर दो कि वेस्टर्न वेयर के कौन से ऑप्शंस हैं, फिर उसमें से मैं चूज करूंगी। मेरी नहीं, यूजर डेटाबेस को आसानी से खुद एक्सेस कर सकता है, और जो डेटा उसको चाहिए वो आसानी से उसमें रिट्राइव भी कर सकता है। ठीक है। देन नेक्स्ट एडवांटेज है डीबीएमएस का, दैट इज इम्प्रूव सिक्योरिटी। डीबीएमएस भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। सिक्योर्ड डेटाबेस जहां अमेजोन का डेटा पड़ा है पूरा, उसको हर इंसान एक्सेस नहीं कर सकता। डेटाबेस को भी एक्सेस करने के लिए पासवर्ड आईडी होता है, वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आप डेटाबेस यूजर ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल की हेल्प से डेटाबेस को सिक्योर रखा जा सकता है। मतलब ऑथेंटिकेशन का मतलब हो गया आईडी एंड पासवर्ड। जो भी आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, सेंसिटिव मतलब बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है जो अपन हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो उस चीज के लिए आप आईडी पासवर्ड लगा दो। अगर आपके पास पासवर्ड होगा तो ही आप ये चीज देख पाओगे, नहीं तो आप ये चीज नहीं देख पाओगे। तो ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी लगा दी अपन ने कि हर बंदा उसको नहीं देख सकता। एक्सेस कंट्रोल मतलब होता है नीड टू डू एंड नीड टू नो बेसिस। नीड टू डू एंड नीड टू नो बेसिस मतलब क्या होता है इसका,
कोई डेटाबेस है, जैसे कि मैं आपका आईपीसीसी का ही डेटाबेस बना रही हूँ। इस डेटाबेस में कोई बंदा राइट भी कर सकता है, कोई डेटा को फाइल को डिलीट भी कर सकता है, कोई उसमें मॉडिफिकेशंस भी कर सकता है। अब मेरी कंपनी में 3 एम्प्लॉयज काम करते हैं, ABCD 4 एम्प्लॉयज काम करते हैं। उन चारों को परमिशन तो है कि वो आईपीसीसी का डेटाबेस देख सकते हैं, उन चारों को मैंने आईडी पासवर्ड देख रखा है कि आप डेटाबेस पे काम कर सकते हो। पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा पर्सन ए पे करती हूँ, क्योंकि वो मैं पर्सन ए जो है वो नए स्टूडेंट से कनेक्टेड है, उसको पता है कौन ज्वाइन करेगा कौन नहीं। उसको मैंने परमिशन दे रखी है, आप कुछ भी नया इंसर्ट करना चाहते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट के साथ जो लिखा हुआ है वो तो पढ़ ही सकते हो, पर आप नया इंसर्ट कर सकते हो। अगर पर्सन ए को कुछ डिलीट करना है तो उसको परमिशन नहीं दे रखी, मैंने वो डिलीट नहीं कर सकता। अगर किसी को डिलीट कुछ भी करवाना है तो उसको पर्सन बी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ डिलीशन की परमिशन किसको है, बी को। अगर कोई स्टेटस चेंज करना है फाउंडेशन से आईपीसीसी, कोई भी मॉडिफिकेशंस, फोन नंबर चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, तो मॉडिफिकेशंस की परमिशन मैंने किसको दे रखी, सिर्फ और सिर्फ सी को। तो यहाँ एक्सेस कंट्रोल लगा सकते हो कि कौन सा बंदा कौन से अमाउंट ऑफ डेटा को एक्सेस करेगा, ये भी डेटाबेस के अंदर आप सेट कर सकते हो। आप कुछ लोगों को तो सिर्फ इंसर्ट करने की परमिशन दे सकते हो, कुछ लोगों को सिर्फ डिलीट करने की परमिशन दे सकते हो, और कुछ लोगों को सिर्फ मॉडिफिकेशंस करने की परमिशन दे सकते हो। तो हर बंदा उसको देख तो सकता है, पर हर बंदा उस पे सारे काम परफॉर्म नहीं कर सकता। ये भी यहाँ पे सिक्योरिटी लगाई जा सकती है। तो डीबीएमएस में आप एक्सेस कंट्रोल्स भी लगा सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल मतलब आपके पास जितनी परमिशन होगी आप सिर्फ उस पर उतना ही काम कर पाएंगे। अगर मेरे पास सिर्फ इंसर्ट करने की परमिशन है तो मैं सिर्फ डेटा को इंसर्ट कर सकती हूँ। अगर मेरे पास सिर्फ डिलीट करने की परमिशन है तो सिर्फ डिलीट कर सकती हूँ। और अगर मेरे पास सिर्फ चेंजेस करने की परमिशन है तो मैं सिर्फ चेंजेस कर सकती हूँ। और डेटाबेस को देखने की भी परमिशन चाहिए तो आपके पास आईडी पासवर्ड होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, तभी आप उसको देख सकती हो। तो इस तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी भी मेंटेन करी जाती है। डीबीएमएस में जो डेटा रखा जाता है वो बहुत सिक्योर्ड बेस से रखा जाता है। देन नेक्स्ट एडवांटेज है इसका, एक और इसके बाद एडवांटेज है। नेक्स्ट एडवांटेज है दैट इज अचीविंग डेटा इंडिपेंडेंस। अचीविंग डेटा इंडिपेंडेंस, अचीविंग डेटा इंडिपेंडेंस, यहाँ डेटा और प्रोग्राम दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। प्रोग्राम और डेटा दो अलग अलग बातें, यहाँ पे सेम बात नहीं है। प्रोग्राम इंडिपेंडेंट है, अलग है डेटा से। मतलब मेरे लैपटॉप पे मैंने एसक्यूएल डाल रखा है मेरे लैपटॉप पे एसक्यूएल। मैं वर्ड में कोई काम कर रही हूँ, कोई फाइल बना रही हूँ मैं वर्ड के अंदर, मेरे वर्ड को परमिशन होगी कि वो एसक्यूएल को एक्सेस कर सकता है। मतलब मेरे कंप्यूटर में वर्ड के अलावा और कोई फाइल है, मेरे कंप्यूटर में नोटपैड है, तो नोटपैड भी आपके एसक्यूएल को एक्सेस कर सकती है। मतलब कोई भी एप्लीकेशन उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकती है। इंडिपेंडेंट है, एप्लीकेशन अलग है, डेटाबेस अपने आप में अलग है। ये दोनों एक दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि एसक्यूएल सिर्फ और सिर्फ वर्ड ही एक्सेस करेगा। जैसे एक एग्जांपल और लें, HDFC में मेरा बैंक अकाउंट है, HDFC बैंक में मेरा बैंक अकाउंट खुला हुआ है, मेरे पास ATM भी ऑब्वियसली HDFC का है। क्या इस ATM से मैं सिर्फ HDFC से ही पैसा निकाल सकती हूँ? क्या इस ATM कार्ड से मैं सिर्फ HDFC बैंक से ही पैसा निकाल सकती हूँ? नहीं, मैं इस ATM कार्ड को SBI वाले में भी काम में ले सकती हूँ, वहां से भी पैसा निकाल सकती हूँ, मैं कहीं और भी काम में ले सकती हूँ। मतलब यहाँ पे मेरा पैसा जो विड्रॉल है वो इंडिपेंडेंट है HDFC से। अगर आपका अकाउंट सिर्फ HDFC में है तो ये जरूरी नहीं है आप सिर्फ HDFC से ही पैसा निकाल सकते हैं, आप उसी बैंक अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। आप किसी भी ATM पे जाकर आप अपना पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट है, दोनों चीजें एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। यहाँ पे मैंने कहा प्रोग्राम इंडिपेंडेंस और डेटा इंडिपेंडेंस। प्रोग्राम और डेटा इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। क्यों? सारा का सारा डेटा तो कहाँ रखा हुआ है? डेटाबेस के अंदर।
और जो प्रोग्राम्स हैं वो अपने आप में अलग हैं। प्रोग्राम्स को जब डेटा चाहिए तो वो जाकर डेटाबेस से उठा लेंगे, उसको एक्सेस कर लेंगे, काम कर लेंगे। तो यहाँ कोई भी डेटा आप किसी भी प्रोग्राम में स्टोर नहीं करते जब डेटाबेस को आप एक्सेस करते हो। सारा का सारा डेटा तो कहाँ रखते हो? डेटाबेस में। और जब प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूशन करते हो, प्रोग्राम्स को जो डेटा चाहिए वो जाकर उठा लेते हैं, डेटाबेस से उठा लेते हैं। तो कोई भी एप्लीकेशन उस डेटाबेस को यहाँ पे एक्सेस कर सकती है। इसलिए यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट होते हैं। डेटा और प्रोग्राम जो होते हैं वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है। देन लास्ट इसका एडवांटेजेस है, दैट इज फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। हाँ जी, लास्ट इसका एडवांटेजेस है, दैट इज फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। डीबीएमएस की हेल्प से कोई भी एप्लीकेशन बहुत जल्दी डेवलप हो सकती है। कैसे? जो डेवलपर है उसको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है डेटा कहाँ रखूं, कैसे रखूं, डेटा को कैसे मैनेज करूं। डेटा तो आपका ऑलरेडी डीबीएमएस में सारा पड़ा है। जो प्रोग्रामर है, जो डेवलपर है, उसको तो सिर्फ इतना दिमाग लगाना है कि मैं क्या लॉजिक अप्लाई करूं उस डेटा को निकालने के लिए, उस डेटा को यूज में लेने के लिए जो ऑलरेडी डेटाबेस में पड़ा है उसको रिट्राइव या यूज में लेने के लिए मैं क्या लॉजिक यूज में लूं। सिर्फ उसको इसी चीज में टाइम देना है, सिर्फ उसी चीज में दिमाग लगाना है। तो यहाँ कोई भी एप्लीकेशन बहुत जल्दी डेवलप हो सकती है डीबीएमएस की हेल्प से। क्यों? क्योंकि डेटा तो ऑलरेडी आपके पास इकट्ठा किया हुआ पड़ा है डेटाबेस के अंदर। जो डेवलपर होगा उसको सिर्फ ये दिमाग लगाना है कि वो क्या लॉजिक अप्लाई करे जिसकी वजह से वो जो डेटा है उसको रिट्राइव कर सके, उसको यूज कर सके। तो उसकी एप्लीकेशन जो है बहुत जल्दी डेवलप हो जाएंगे। देन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। डीबीएमएस के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सारी चीजें अच्छी तो ना होंगी। डिसएडवांटेज क्या है? सिक्योरिटी का डिसएडवांटेज हमेशा रहेगा एंड इंटीग्रिटी का डिसएडवांटेज हमेशा रहेगा। सिक्योरिटी का डिसएडवांटेज हमेशा बना रहेगा। आपने कितने भी सेफ्टी मेजर्स लगा दिए, कितने भी पासवर्ड्स लगा दिए, पर कोई हैकर उसको हैक कर सकता है। हाँ, हैकर उसको हैक कर सकता है, चाहे वो एक बंदा हैक करे चाहे खूब सारे हैक करें। एक भी जगह से अगर लीक आउट हुआ डेटा तो वो आपका सिक्योर नहीं है। डेटा कोई आपकी क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो भी किसी और के हाथों में जा सकती है। कॉस्ट, डीबीएमएस की कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। जो डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर होते हैं वो बहुत महंगे आते हैं। प्लस लोगों को उन पे काम करना सिखाना, लोगों को ट्रेनिंग देना, ये भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। बहुत टाइम लगता है लोगों को डीबीएमएस पे काम करना सिखाना। उतने टाइम का पैसा बेयर करना, और ये सॉफ्टवेयर्स अपने आप में बहुत महंगे आते हैं। और इनके जो एक्सपर्ट्स हैं जो उन पे काम करेंगे उनकी भी सैलरी बहुत हाई होती है। तो इनको कॉस्टली पड़ता है। डीबीएमएस को जब आप यूज में लेते हैं तो ये बहुत कॉस्टली पड़ता है आपके लिए। तो क्या क्या एडवांटेजेस, क्या क्या डिसएडवांटेजेस अपन ने पढ़े डीबीएमएस के, रिवाइज करते हैं। अपन ने डीबीएमएस के एडवांटेजेस पढ़े। परमिटिंग डेटा शेयरिंग, डीबीएमएस अलाउ करता है बहुत सारे यूजर्स को कॉन्करेंटली एंड साइमल्टेनियसली, बहुत सारे यूजर्स एक साथ एक ही डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। देन ये डेटा रिडंडेंसी, डुप्लीकेसी को कम करता है, क्योंकि यहाँ सारा डेटा एक जगह पे पड़ा है, सेंट्रलाइज्ड है, तो डुप्लीकेशन का सवाल ही नहीं होता। नाम एक बार लिखोगे तो सिर्फ एक बार लिखना है, उसी में आप एडिशंस करते हो, आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ इंटीग्रिटी मेंटेन करी जा सकती है। इंटीग्रिटी का मतलब कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी मेंटेन करी जा सकती है। अगर आपको चेंजेस एक से ज्यादा जगह करने पड़े तो वहां मिस्टेक्स होने के चांसेस, एरर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जबकि यहाँ डेटा सिर्फ एक जगह पड़ा है तो चेंजेस आपको सिर्फ एक जगह करने पड़ेंगे, तो डेटा हमेशा कंसिस्टेंट और एक्यूरेट रहने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। देन प्रोग्राम एंड फाइल कंसिस्टेंसी, यहाँ प्रोग्राम्स भी कंसिस्टेंट फॉर्मेट में है, फाइल्स का फॉर्मेट स्टैंडर्ड है, सब जगह सेम रूल्स सेम गाइडलाइंस अप्लाई होती हैं। तो कोई नया बंदा भी अगर उस पर काम करना चाहता है पुराने प्रोग्राम पे तो वो आसानी से कर सकता है, क्योंकि उसको उसकी गाइडलाइंस के बारे में पता है। यूजर फ्रेंडली,
कोई भी यूजर किसी भी डेटा को आसानी से रिट्राइव कर सकता है, उसको हर चीज के लिए प्रोग्रामर या डेवलपर पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी, यहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा लगाई जाती है विद द हेल्प ऑफ ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल। ऑथेंटिकेशन मतलब आईडी पासवर्ड, एक्सेस कंट्रोल मतलब जिसके पास जितनी परमिशन होगी वो बंदा सिर्फ उसी डेटा को, उतने ही अमाउंट ऑफ डेटा को एक्सेस कर सकता है, उसके अलावा कोई और डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी मेंटेन हुई है आपकी। देन अचीविंग डेटा एंड प्रोग्राम इंडिपेंडेंस, यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन उस डेटाबेस को यूज में ले सकती है। ऐसा नहीं है कि एसक्यूएल है तो उसको सिर्फ वर्ड यूज में ले सकता है, कोई भी एप्लीकेशन उस डेटाबेस को यूज में ले सकती है। तो इंडिपेंडेंट है डेटाबेस, इंडिपेंडेंट है सारी एप्लीकेशन से। यहाँ पे क्या होता है कि सारा का सारा डेटा तो पड़ा है डेटाबेस में, प्रोग्राम अपने आप में अलग है, तो प्रोग्राम और डेटा एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। एंड फास्टर एप्लीकेशन डेवलपर, यहाँ डेवलपर को सिर्फ इतना दिमाग लगाना है कि मैं जो डेटाबेस में डेटा पड़ा है उसको कैसे रिट्राइव कर कर कैसे यूज में लूं, क्या लॉजिक अप्लाई करूं, डेटा को कैसे मैनेज करना है वो उसका काम नहीं है, वो ऑलरेडी डेटाबेस में मैनेज हो रहा है। तो कोई भी एप्लीकेशंस बहुत इजीली बहुत फास्टली यहाँ पे डेवलप हो सकती है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी, कितने भी सेफगार्ड्स आप लगा दो, अगर कोई अनऑथराइज्ड बंदा जिसके पास परमिशन नहीं है, जिसके पास मैंने परमिशन नहीं दे रखी, उसने अगर मेरे डेटाबेस को एक्सेस कर लिया तो मेरी सिक्योरिटी सारी लूज हो सकती है। बहुत कॉस्टली होते हैं डीबीएमएस, क्योंकि इनका सॉफ्टवेयर बहुत महंगा आता है, प्रोफेशनल हायर कर उसकी सैलरी बहुत देनी पड़ती है, और लोगों को अगर आपको ट्रेनिंग देनी है, काम सिखाना है, तो उसके लिए टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है, तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली अप्रोच। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक किसी को कुछ भी पूछना है? यहाँ तक कुछ भी पूछना है? आज अभी इतना ही पढ़ेंगे, अब मैं आप लोगों से सुनूंगी, जो अपन ने कल पढ़ा था वो रिवाइज करेंगे अपन।